अमन एक ही ऑफिस में साथ काम करते थे। दोनों ही अच्छे दोस्त थे। पाखी का अपने बॉयफ्रेंड धीरज के साथ 5 साल का रिश्ता था। दोनों ही अपने अपने काम में इतना उलझे रहते थे कि एक दूसरे को वक्त तक नहीं दे पाते थे। फिर भी जैसे तैसे करके दोनों का रिश्ता चल रहा था। ऐसे ही एक शाम धीरज डिनर के लिए पाखी को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। काफी देर वेट करने पर भी पाखी वहाँ नहीं आती, जिसके बाद धीरज गुस्से में वहाँ से पाखी के घर जाकर बोलता है, पाखी, पाखी। अरे धीरज, तुम यहाँ? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ठीक क्या होगा यार, मैं पिछले 4 घंटे से तुम्हारा रेस्टोरेंट में वेट कर रहा हूँ और तुम पूछ रही हो क्या हुआ? I'm sorry, मैं सच में भूल गई थी। मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और उसके बाद खाना हमने ऑफिस में ही खा लिया। I'm really sorry यार। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे मैडम जी। आपका काम काम और हमारा काम कुछ नहीं। यार मैं भी तो अपना काम छोड़कर तुम्हारे लिए वक्त निकाल कर आया था ना, पर नहीं, तुम तो भूल गई। खैर छोड़ो, अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर धीरज गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद पाखी उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता। कुछ दिनों बाद एक दिन ऐसे ही पाखी को ऑफिस में उदास बैठा देखकर अमन उसके पास आकर बोलता है, पाखी क्या हुआ? कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम थोड़ा परेशान हो। सब ठीक तो है ना? ठीक ठाक ही है यार। क्या हुआ? देखो हम अच्छे दोस्त हैं, तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो अपने दिल की बात। अमन के प्यार से पूछने पर परेशान पाखी उसे अपने और धीरज के बारे में सब बता देती है। साथ ही वो उसे डिनर वाली बात भी बताती है, जिसे सुनकर अमन बोलता है, तो ये बात है। वैसे यार गलती तुम्हारी भी है कि तुम भूल गई, पर गलती इतनी बड़ी भी नहीं थी कि उसे माफ न किया जा सके। वही तो समझा रही हूँ, पर धीरज है कि समझने को तैयार ही नहीं है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और हाँ, तुम उदास से चेहरे में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। सच में क्या? जी बिल्कुल मोहतरमा। चलिए आपका मूड फ्रेश करते हैं, आइए मेरे साथ। इतना कहकर अमन पाखी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले आता है और उसे एक अच्छी सी जगह लंच करवाता है। और ऐसे ही वक्त गुजरता है, जहाँ एक तरफ धीरज के साथ पाखी का रिश्ता कमजोर हो रहा था, तो वहीं अमन के साथ पाखी की नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन अमन की गर्लफ्रेंड माही उसे मिलने के लिए ऑफिस आती है, लेकिन अमन वहाँ नहीं होता। जिसके बाद माही अपनी गाड़ी में ऑफिस से घर की तरफ वापस आ रही होती है कि तभी अचानक से माही की गाड़ी के सामने धीरज आ जाता है और ये देखकर माही एकदम से ब्रेक मारती है और गाड़ी से बाहर निकल के कहती है, अरे आप ठीक तो है ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? सॉरी, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, सॉरी। अरे नहीं, आप सॉरी मत कहिए, आपकी गलती नहीं है, मैं ही देखकर नहीं चल रहा था। लगता है आप काफी परेशान हैं। आइए आप मुझे बताइए कहाँ जा रहे हैं, मैं आपको छोड़ देती हूँ। जी ठीक है। इतना कहकर माही धीरज को अपने साथ कार में बैठा लेती है। रास्ते में दोनों बातें करते जाते हैं। माही से बातें करते करते धीरज को फ्रेश फीलिंग आने लगती है। साथ ही माही को भी धीरज से बात करके बहुत अच्छा लगता है। दोनों बातों ही बातों में अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। कुछ देर बाद माही धीरज को उसकी लोकेशन पर ड्रॉप करके वहाँ से चली जाती है। वक्त यूं ही बीतता है। माही और धीरज दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, तो वहीं पाखी और अमन भी एक दूसरे को चाहने लगे थे। पर चारों ही इस बात से बेखबर थे कि वो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं। ऐसे ही एक शाम धीरज माही को और अमन पाखी को घुमाने के लिए अलग अलग जगह पर ले जाते हैं। तभी मौसम खराब होने लगता है और जोर की बारिश होने लगती है। माही और पाखी दोनों ही अलग अलग जगह पर बारिश का मजा लेने लगती हैं। तभी धीरज माही के पास आता है और उसे बाहों में भरते हुए बोलता है, माही, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो।
शायद जो तुम कहना चाहते हो वही मैं सुनना चाहती हूँ। माही, जब से तुम मुझे मिली हो ऐसा लगता है जिंदगी में कोई गम बाकी ही नहीं है। तुम जिंदगी से ज्यादा जरूरी बन गई हो। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ अमन पाखी के पास आता है और उसके माथे पर किस करके बोलता है। पाखी, मैं हमेशा तुम्हें यूं ही प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है धीरज के तुम्हारे साथ होने से। मैं जानता हूँ कि तुम उससे प्यार नहीं करती हो और उससे दूर होना चाहती हो। पाखी, मेरी बन जाओ। सच कहूँ तो जो खुशी मुझे तुमसे मिलकर मिली है ना, वो खुशी मुझे धीरज के साथ पिछले 5 सालों में कभी नहीं मिली। जितना मैंने अपनी जिंदगी को इन 5 महीनों में जिया है ना, उतना मैंने अपनी जिंदगी को बीते 5 सालों में नहीं जिया। I love you, अमन। I love you too, पाखी। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और बरसात की उस रात में 2 नई कहानी का आरंभ होता है। ऐसे ही एक शाम अमन माही को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। माही अमन की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है और अमन उसे बोलता है। कैसी हो माही? मैं ठीक हूँ। बोलो, मुझे किस लिए बुलाया है यहाँ? आज मेरी याद कैसे आ गई? तुम तो अपनी जिंदगी में इतने मगन थे कि मैं जी रही हूँ या मर रही हूँ ये तक जानने की फुर्सत नहीं थी। देखो, मैं जानता हूँ माही कि मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ और बस माफी मांग लेने से मेरी गलती कम भी नहीं हो जाएगी। पर फिर भी मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि मुझे माफ कर दो। कोई नहीं, जियो अपनी जिंदगी। अब जब तुम माफी मांगने आए हो तो मैं एक बात बता दूं तुम्हें कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। तुम भी आगे बढ़ जाओ। हाँ माही, मैं भी तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। कोई है मेरी लाइफ में जिसे मैं चाहने लगा हूँ। ठीक है, मैं भी तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। कल शाम इसी जगह आना और इसी वक्त। इतना कहकर माही और अमन अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और अगले दिन माही धीरज को लेकर और अमन पाखी को लेकर उसी जगह पहुंचते हैं जहां पाखी और धीरज एक दूसरे को किसी और के साथ देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी धीरज बोलता है। तो अब समझ आया कि क्या राज था तुम्हारा मुझे भूल जाने का, मेरी बातों को भूल जाने का। कम तो तुम भी नहीं हो। जो गलती मैंने की वही तुमने भी की। बराबर के हिस्सेदार तो तुम भी हो। पाखी, क्या है ये सब? क्या हो रहा है? क्या ये धीरज है? हाँ, ये सब क्या हो रहा है? अमन और माही की बात सुनकर पाखी और धीरज उन दोनों को अपने रिश्ते के बारे में बताते हैं, जिसे सुनने के बाद माही बोलती है। सच तो ये है अमन कि तुम मेरे लिए और धीरज पाखी के लिए बना ही नहीं है। शायद किस्मत ने इसलिए ही हम सबको मिलवाया है एक दूसरे से। माही सही कह रही है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब हम चारों ही अपनी जिंदगी में खुश हैं। हमें वो मिल गया जो हम चाहते थे। अब हम कोई ऐसा रिश्ता नहीं निभा रहे हैं जिस रिश्ते में बोझ बनकर रहना पड़े। सब कुछ ठीक है और हम सब साथ हैं। चलो फिर हम सब मिलकर सब पुरानी बातें भूल जाते हैं और प्यार के इन बदलते रंगों में अपनी जिंदगी में नए रंग भरते हैं। और इस तरह प्यार के बदलते रंग के इस खेल में 4 लोगों की जिंदगी एक नई खुशियों से भर जाती है। नंदिनी रोज की तरह ही उठकर शीशे के सामने बैठकर तैयार हो रही थी और उसका पति मयूर आराम से सो रहा था। तभी वो शीशे में देखकर अपने बालों को बना रही होती है कि अचानक उसको अपना ही गोरा चेहरा काला, बदसूरत और डरावना दिखने लगता है। अचानक से शीशे में ऐसा प्रतिबिंब देखकर नंदिनी चिल्लाते हुए बोलती है। कौन है? कौन है? उसकी आवाज सुनकर मयूर घबराते हुए उठता है और उसके पास आकर बोलता है। क्या हुआ नंदिनी, क्यों चिल्लाई तुम? वो मेरा चेहरा मिरर में एकदम बदसूरत चेहरे में बदल गया था। बिल्कुल काला। अरे मेरी जान, तुम्हारा वहम होगा। मेरी ये चांद सी खूबसूरत बीवी काली और बदसूरत तो सपने में भी नहीं दिख सकती। और सुबह सुबह ये मेरा गुलाब ऐसे डर के मुरझा जाएगा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए स्माइल करो। तुम भी ना इतने रोमांटिक हो कि थोड़ी देर भी मुझे उदास नहीं रहने देते। पल भर में मेरा मूड बदल देते हो। पर अब इस काम को छोड़ो और आप जाकर नहा लो, वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। जैसा आपका हुक्म मैडम। मयूर नहाने चला जाता है और नंदिनी वापस से शीशे के सामने तैयार होने लगती है।
लेकिन वो दोनों ही जिस घटना को महज एक वहम मान रहे थे, वो उनकी जिंदगी में आने वाले खतरे की चेतावनी थी। ये सारे सपने बर्बाद करने के बाद तुम यहाँ खुशी से कैसे जी सकती हो? तुम्हारी इस खूबसूरती को ही मैं बर्बाद कर दूंगी। नंदिनी कमरे में इधर उधर देखने लगती है। उसके मन में आज की घटना के बाद से एक डर तो बैठ ही गया था, लेकिन वो ये सब नजरअंदाज करके कमरे से बाहर जाती है, जहाँ उसकी सास शीला उससे बोलती है। आ गई बहू, जल्दी तैयार हो गई तुम। आई नो माँ जी मैं लेट हूँ, लेकिन ऐसे ताने मारने से आपके कलेजे को सुकून नहीं मिलेगा। बाय द वे मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं तेरे भरोसे नहीं बैठी थी, खुद बना के पी ली है। अच्छी बात है, मैं अपने और मयूर के लिए बना लेती हूँ। मेरी विद्या होती तो कितना अच्छा होता। मेरे उठने से पहले ही वो हर काम कर लेती थी, मेरी चाय भी दे दिया करती थी। बहुत याद आती है कि भगवान अच्छे लोगों को क्यों बुला लेता है जल्दी। मेरा एक्सीडेंट कर देता, लेकिन तूने तो मेरी विद्या को। बस माँ जी, जब देखो विद्या विद्या। अरे नंदिनी नाम बोलने की आदत डाल लो। और मैं क्या आपके ऊपर कोड़े बरसाती हूँ जो मुझसे इतनी नफरत है? मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो आपको भी क्या? बोल, मुझे मारेगी? कंट्रोल नंदिनी और जा यहाँ से। नंदिनी गुस्से में रसोई की तरफ चली जाती है और शीला अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोलती है। मेरी बच्ची तू कहाँ गई? काश उस दिन तेरी जगह मेरा एक्सीडेंट हो जाता। अब देख तेरे बिना यहाँ मेरा क्या हाल है। शीला के इतना बोलते ही उसको महसूस होता है कि उसके आंसू किसी ने पोंछे हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि विद्या थी। शीला उसको देख नहीं सकती थी, लेकिन विद्या उसके बेहद करीब होती है और शीला को रोते देखकर उसकी आंखों से भी खून के आंसू निकलने लगते हैं। आप रो मत माँ, मैं आपकी आंखों में एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन आपको रुलाने वाली को मैं माफ नहीं करूँगी। सच्चाई सामने आने के बाद मैं उसे भी वैसे ही मार दूंगी जैसे उसने मुझे मारा था। विद्या शीला के आंसू पोंछकर गायब हो जाती है, जिसके बाद शीला अपने चेहरे को छूते हुए बोलती है। ऐसा लगा मुझे मेरी विद्या ने चुप करवाया हो। शीला की ये बात उसके पीछे खड़ा मयूर सुन लेता है, जो अपनी माँ से बोलता है। माँ बस भी करो, ये क्या आप हर वक्त विद्या विद्या करती रहती हो? अरे जो जा चुका है उसको इतना याद करने से वो वापस नहीं आएगा, और आप एक मरे हुए इंसान के कारण जिंदा को क्यों दुख दे रही हैं? मैंने किसको दुख दिए हैं बेटा? नंदिनी, और किसको? वो बार बार विद्या का नाम इस घर में सुनेगी तो उसको बुरा लगेगा ना। तभी रसोई से नंदिनी चाय के 2 कप लेकर बाहर आती है और मयूर की बात का जवाब देते हुए कहती है। कोई नहीं मयूर, माँ जी को अभी मुझे एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। वैसे माँ जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि अब आपके बेटे के साथ ऐसी लड़की है जो पूरी तरह से उसके लायक है। मैं अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लड़कों की लाइन लगी रहती थी मेरी खूबसूरती को देखने के लिए, लेकिन मैंने मयूर को चुना क्योंकि मैं और वो एक दूसरे से प्यार करते थे कॉलेज टाइम से ही। सुंदरता चेहरे से नहीं दिल से होती है नंदिनी, और वो खूबसूरत दिल मेरी विद्या के पास था। सही मायने में वो इस घर की लक्ष्मी थी। काली थी, लेकिन उसके गुण उसके चेहरे पर साफ चमकते थे। इसलिए तुम जितनी भी कोशिश कर लो, कभी उसके जैसी ना बन पाओगी, ना ही उसकी जगह ले पाओगी। मुझे उस बदसूरत काली विद्या की जगह लेने का शौक भी नहीं है। उसकी जैसी लड़कियों को तो मैं अपने आसपास भी नहीं भटकने देती। नंदिनी के इतना बोलते ही घर की लाइट जलने बुझने लगती है। अचानक ही खिड़कियां बजने लगती है और तभी गुस्से से भरी विद्या अपने डरावने से रूप में सबके सामने आती है, जिसको देखकर नंदिनी और मयूर की आंखें तो बाहर ही निकल आती हैं। तभी विद्या नंदिनी के करीब आकर बोलती है। तुम मेरे जैसी नहीं है, मेरी जगह नहीं लेना चाहती, यही कहा ना तूने अभी, लेकिन तूने मेरी जगह ली। मुझे मार कर इस घर में आई, माँ जी की बहू और मयूर जी की पत्नी बनी, जो कि मैं थी। तूने मुझे मारा और तूने मेरी जगह हथियाई है। नहीं विद्या, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ, एकदम झूठ। विद्या गुस्से से अपनी लाल आंखों से नंदिनी को घूर रही होती है कि तभी शीला अपनी विद्या के पास आकर बोलती है। विद्या बहू, ये तू है मेरी बच्ची?
कैसी है तू? ये क्या हाल बना रखा है अपना? हाँ माँ जी, मैं आपकी विद्या हूँ, लेकिन अब मैं आपसे बहुत दूर जा चुकी हूँ, वो भी इस नंदिनी के कारण। इसने मुझे मार दिया। विद्या की बात सुनकर शीला गुस्से से नंदिनी के पास जाकर उसे एक थप्पड़ जड़ते हुए कहती है, तूने मेरी विद्या को मारा? आखिर क्यों? मेरी प्यारी बहू को मुझसे अलग क्यों किया? प्यारी? अरे कहाँ से प्यारी थी ये? इससे साफ तो कोयला दिखता है। इस काली अंधेरी रात जैसी लड़की को आप अपनी बहू कैसे बना सकती हो? मैं मयूर से प्यार करती हूँ तो उसकी पत्नी बनने का हक मुझे ही था। किसी को जान से मारने का हक तुम्हें किसने दिया? मेरी हंसती खेलती जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। जहाँ मैं अपने सास और पति के साथ बेहद खुश थी, लेकिन तुमने मेरी खुशियाँ छीन ली। मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि मुझे जानबूझकर मारा गया था। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कौन सी खुशियाँ? मयूर तुम्हारे साथ तो खुश भी नहीं था। अरे उसके कहने पर ही तो मैंने तुम्हें मारा। नंदिनी के मुंह से ये सुनकर विद्या और शीला के तो होश ही उड़ जाते हैं। दोनों ही मयूर की तरफ देखती है, जिसके बाद विद्या उसके करीब जाकर बोलती है, मयूर, ये जो भी कह रही है झूठ है ना? बताओ, झूठ है ना? विद्या, वो मैं। ये क्या बताएगा सच? मैं बताती हूँ। आज से 2 महीने पहले मयूर अपनी पत्नी विद्या, जो कि देखने में बहुत काली थी, उसके और अपनी माँ के साथ खुशी से रहता था। विद्या देखने में खूबसूरत नहीं थी, लेकिन एक अच्छी बहू के उसमें सभी गुण थे। ऐसे ही आज भी जब वो मयूर को ऑफिस भेजकर खुद घर के कामों में लगी होती है, तो उस दिन मयूर को रास्ते में उसकी कॉलेज की दोस्त नंदिनी मिलती है, जो उसको देखकर बोलती है, मयूर तुम इसी शहर में हो? ओह माय गॉड, कितने समय बाद मिल रही हो तुमसे। हाँ मैं भी। कॉलेज के बाद तो तुम गायब ही हो गई। हमारे प्यार को भी भुला दिया तुमने, और आज इतने सालों बाद अचानक यहाँ। ये सब कुछ एक हादसा था मयूर, तुमको बताने का वक्त ही नहीं मिला। कॉलेज के लास्ट डे मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया था। उनके जाने के बाद मैं बिजी होने के कारण तुमको कुछ पता ही नहीं पाई, और जब वक्त मिला तो शायद तुमने नंबर बदल लिया था। मैं तो तुमसे तब भी प्यार करती थी, और बोलो नंदिनी। अब भी करती हूँ। मयूर नंदिनी के मुंह से ये सुनकर उसको गले लगा लेता है, और वो कुछ देर के लिए भूल जाता है कि वो शादीशुदा है। उस दिन के बाद से दोनों रोज मिलने लगते हैं, और नंदिनी मयूर से शादी करना चाहती थी, लेकिन विद्या के बारे में पता चलने के बाद वो बोलती है, तुम्हारी माँ ऐसे ही किसी भी लड़की से तुम्हारी शादी कैसे करवा सकती है? तुमने जो फोटो दिखाई उसमें वो लड़की कितनी काली दिख रही थी। वो है भी काली, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे जाने के बाद माँ ने जो कहा मैंने वो कर लिया। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इसीलिए मेरे पास एक प्लान है। मयूर नंदिनी को अपना प्लान बताता है। ऐसे ही 2 दिन गुजरते हैं, और अचानक ही विद्या के एक्सीडेंट की खबर सुनकर शीला और मयूर हैरान हो जाते हैं। वो एक्सीडेंट मैंने किया था, लेकिन करवाया मयूर ने था। ये सब सुनकर शीला की आंखें शर्म से झुक जाती है। उसके ही बेटे ने अपनी पत्नी को मारने की साजिश रची थी। विद्या भी ये सुनकर हैरान थी, लेकिन वो अपनी सास से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो मयूर को जान से मारने की जगह उससे बोलती है, माँ जी ने मुझे अपनी बहू नहीं अपनी बेटी माना, और मैं तुम्हें मारकर उनसे बेटा भी नहीं छीनना चाहती। अगर तुम मुझसे इतना ही परेशान थे तो मुझे बोल देते ना, मुझे मारने की क्या जरूरत थी, मैं खुद ही चली जाती। तू मेरे लिए इन कातिलों को छोड़ रही है? बिल्कुल भी नहीं। विद्या बहू, जा मार दे इनको, ठीक उसी तरह जैसे इन्होंने तेरी मौत को एक्सीडेंट दिखाया था। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए। माँ अपने बेटे को मत मरवाओ, माँ बचा लो। शीला उनसे नजरें फेर लेती है, और विद्या अपना बदला लेते हुए उनको अपनी शक्तियों से कार में बैठाती है, और तेज रफ्तार में ले जाकर एक पुल से नीचे गिरा देती है, जिसमें दोनों की मौत हो जाती है। शीला को बुरा लगता है, लेकिन वो दिल पर पत्थर रखकर ये स्वीकार कर लेती है, और इसी के साथ विद्या की आत्मा को भी इंसाफ मिल जाता है।